आज अपन पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। देखो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो एग्ज़ाम में आएंगी, और जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में भी या तो पूछी जा चुकी है, या वो PYQ में आ चुकी है, या फिर वो कभी ना कभी टेस्ट में पूछी जाती है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे वो पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख रखे हैं PYQ में जो आए हुए हैं, और उनका आंसर भी लिख रखा है, और आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बता रखा है कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। जो अपना टोटल मास होता है वो कहाँ सेंटर्ड होता है? सीओएम पे, मतलब सेंटर ऑफ मास पे अपना टोटल जो मास है वो केंद्रित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना है, दूसरे पॉइंट में 3 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, तो 3 पॉइंट है दूसरे पॉइंट के अंदर। तो पहला अपना दे रखा है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में और म्यूचुअल अट्रैक्शन में, और अपने आप एक दूसरे की तरफ अगर वो मूवमेंट करें, तो इन सब तीनों कंडीशंस में आपका क्या होगा? हमेशा VCM 0 होगा। समझ में आई? VCM मतलब वी वेक्टर सेंटर ऑफ मास 0 होगा, तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो हमेशा 0 आएगी। ये तीनों ही आ सकते हैं ऑप्शन में से, तीनों में से कोई भी दे सकता है। और PYQ में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकंड नंबर का, म्यूचुअल अट्रैक्शन के टाइम, और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स भी वो दे सकता है। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पर अपन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर किसी बॉम्ब को आपने फेंका और वो ब्लास्ट हो गया, मतलब वो फूट गया, तो जो टुकड़े टुकड़े होंगे तो वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, है ना। तो वो आपसे पूछेगा बताओ उसका जो सेंटर ऑफ मास था टूटने के बाद, उसका जो पाथ है वो क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? पैराबोलिक। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग दिशाओं में चले गए तो फिर आप क्या बोलोगे, आप कंफ्यूज हो गए। नहीं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपने फेंका था तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो पाथ है वो हमेशा पैराबोलिक ही होगा। फोर्थ नंबर पर देखो, अगर RCM आपसे पूछे, मान लो अलग अलग मास अलग अलग दूरियों पर रखे हुए हैं, और आपसे पूछे RCM बताओ, तो आप बोलोगे M1 R1 + M2 R2 एंड सो ऑन अपॉन M1 + M2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। शुद्ध रेखीय और शुद्ध लोटनिक गति में हमेशा जो VCM होता है वो किसके इक्वल होता है? V के इक्वल होता है। ध्यान रखना, शुद्ध लोटनिक बोल रहा हूँ, शुद्ध लोटनिक मतलब बिना फिसले हुए, बिना स्लिप हुए, तो उसमें VCM हमेशा V के इक्वल होता है। और सिक्स पॉइंट में, इफ वस्तु सिमेट्रिकल हो और COM को मूल बिंदु माना गया है, तो अपन क्या बोलेंगे? M1 R1 = M2 R2। इससे बहुत सारे PYQ हमारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो, अगर आपको मान लो दो मास दे रखे हैं M1 और M2, वो एक दूसरे से R दूरी पर हैं, और ये x है डिस्टेंस। ठीक है, अब वो पूछता है x और RX - x की M1 से COM की दूरी, मतलब x कितने जाएगी? M2। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये M2 लिखेंगे अपन। अगर M1 से दूरी पूछोगे ना तो यहाँ पे कभी भी M1 नहीं आएगा, यहाँ पे अपोजिट मास आएगा, मतलब M2। ये देखो यहाँ पे M2 लिखा हुआ है, M2 से दूरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? M1। तो हमेशा अपोजिट मास लिखते हैं। ठीक है, COM सेंटर ऑफ मास की सिचुएशन पूछ ली, तो आपका लिखोगे सेमी सर्कुलर रिंग के लिए 2R/π होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए 3R/8 होता है, होलो स्फीयर के लिए R/2 होता है, और सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए 4R/3π होता है, सॉलिड कोन के लिए H/4 होता है, होलो कोन के लिए H/3 होता है। अगर आपको बोले कि VCM बताओ, मतलब कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, तो आप क्या बोलोगे? P नेट अपॉन टोटल मास। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? M1V1 + M2V2 अपॉन M1 + M2। अगर आपको पूछे एक्सेलरेशन बताओ सेंटर ऑफ मास का, तो F नेट अपॉन M लिख दोगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों, इनको याद से याद रखना। और ACM अगर बोलेगा तो अपन क्या बोलेंगे? M1A1 + M2A2 अपॉन M1 + M2। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका। एक ये मास M1 है और एक ये मास M2 है। M2 ज़्यादा भारी है, नीचे जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एसेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास का एसेलरेशन कितना हो जाएगा? M2 - M1 अपॉन M1 + M2 का होल स्क्वायर इंटू G। ये आपका क्या जाएगा? सेंटर ऑफ मास का एसेलरेशन। अगर वो बोले कि मान बताओ XCM कितना होगा, तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो आपका क्या जाएगा? XCM। जब भी आपको वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में देगा, या फिर DM की फॉर्म में, या फिर DX की फॉर्म में देगा, और DM क्या होता है? लैम्डा इंटू DX। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? रेखीय द्रव्यमान घनत्व, या फिर लीनियर मास डेंसिटी। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है ये सारे जो शॉर्ट नोट्स में लिखवा रही हूँ, तो दोनों ही ध्यान से देखना। और हिंदी मीडियम वालों के मैंने लिख भी रखा है, तो वो इजीली यहाँ से लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मान लो उसने आपको कोई पर्सन दे दिया, ये मान लो इसके एक कॉर्नर पर बैठा हुआ है, मान लो इस जगह पे इस कॉर्नर पर ये पर्सन बैठा हुआ है, तो वो बोलेगा बताओ कुछ दूरी चला, मान लो ये x दूरी चला, तो वो बोलेगा कि x दूरी बताओ यहाँ पे जब वो पहुँचता है। आपको फॉर्मूला लगाना है M + स्मॉल m इंटू x = स्मॉल m इंटू L। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक ट्रिक है कि x हमेशा टोटल मास के साथ आएगा। तो ये x सही अपन को पता नहीं है, नहीं निकालनी है अपन को। मान लो यहाँ से आता गया x, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? स्मॉल m + M, टोटल मास को x से मल्टीप्लाई करेंगे, = स्मॉल m इंटू L। स्मॉल m इस पर्सन का मास है, ठीक है, तो स्मॉल m इंटू L मतलब टोटल दूरी। ठीक है, तो हमेशा x को अपन को टोटल मास के साथ ही लेना है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन मिल जाएगा, और बहुत इजीली आपके टेस्ट में भी ये फ्रिक्वेंटली आता रहता है।
ये देखो, अगर आपको कोई दो मास दे रखे हैं, ए 1 kg या 2 kg, उससे सेंटर ऑफ मास ये दे रखा है, ये एक दूसरे से 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब ये बोलेगा कि ICM बताओ, मतलब सेंटर ऑफ मास का क्या बताओ, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो आप कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो है m1 × m2 / m1 + m2 × r²। ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो इसका आंसर आपको निकल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो PYQ में पूछा गया है और ये मैंने नोट भी कर रखा है, आपको भी नोट कर लेना है ताकि आपको आइडिया रहेगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह से सोल्व करें। 17वें नंबर पर अपन देखेंगे J = I⍵, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग क्या होता है, J = I × ω। शुद्ध घूर्णन के टाइम करना है, लेकिन मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमेशा शुद्ध घूर्णन के टाइम लगेगा, क्योंकि ओमेगा हमेशा आपको उसी में दिया हुआ होगा। अगर आपका रेखीय संवेग का आघूर्ण अगर वो पूछ रहा है तो हमेशा आपको उस फॉर्मूला लगाना है MVR। अब यहाँ पे तुम I⍵ मत लगा देना, क्योंकि I⍵ शुद्ध घूर्णन के टाइम ही लगेगा और रेखीय संवेग का आघूर्ण पूछेगा तब जगह आपका MVR लगेगा। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, R × P वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा RP sin थीटा। तो अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हों तो इनका आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट इसका करना है, ठीक है। 16 नंबर पे क्या है, रेखीय और कोणीय जो गतियां हैं उसमें अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखो यहाँ पे वेग होता है और यहाँ पे कोणीय वेग होता है, जिसको L या J लिखते हैं अपन। यहाँ पे P = M भी होता है, J = I⍵, या फिर R वेक्टर × P वेक्टर होता है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। K क्या होता है, यहाँ पे ½ P भी होता है और यहाँ पे क्या होता है, ½ L⍵। यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन की और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। यहाँ पे F क्या जाएगा, dP/dt, और यहाँ पे ये क्या है, बड़ा आघूर्ण है। फिर ये क्या है, टॉर्क, टॉर्क क्या जाएगा, dL/dt। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या जाएगी, P² / 2 में, और यहाँ पे क्या जाएगी, L² / 2 है। यहाँ पे क्या आएगी, ½ mv² और यहाँ पे ½ I⍵²। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, F.S, और यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, टॉर्क × थीटा, ठीक है। यहाँ पे शक्ति क्या हो जाएगी, F.V, और यहाँ पे क्या जाएगी, टॉर्क × ओमेगा। यहाँ पे F क्या हो जाएगा, M × A, और यहाँ पे F क्या जाएगा, I × अल्फा। I क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ठीक है, या फिर जड़त्व आघूर्ण। टॉर्क के लिए यहाँ पे बलाघूर्ण या टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, R × F या फिर RF sin थीटा। देखो अब ये है जड़त्वाघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मान लो ये कोई है, रोड है, यहाँ पे आपका M1 है, M2 यहाँ पर इसी रोड पे है, इसी लाइन पर है आपका, और M3 इससे कुछ R3 दूरी पे है। तो वो बोलेगा आपको कि तो वो आपको बोलेगा बताओ इसका जड़त्वाघूर्ण या मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना है। तो आप कैसे निकालोगे, M1 × R1² + M2 × R2। अब यहाँ पे R2 क्या है, इसकी इससे दूरी कितनी हो जाएगी, M2 की इस छड़ से दूरी, ये तो छड़ पर ही या फिर इस लाइन पर ही है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R2 0 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, 0, और प्लस M3 × R3 का स्क्वायर, तो आपके पास में क्या जाएगा, M1 R² + M3 R3²। और ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है MR²। अब अगर आपको बोले कि लंबवत अक्षों की परिमेय बताइए इन XY प्लेन, तो ध्यान रखना जो प्लेन आप लोगे उसके जस्ट जो बचा हुआ होगा उसको लिख दोगे आप। जैसे यहाँ पे X और Y दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, Z। अगर यहाँ पे Y और Z दिया होता तो यहाँ पे लिखते हैं X, और अगर यहाँ पे Z और X दिया हुआ होता तो आप यहाँ पे लिखते हो Y। तो लंबवत अक्षों के अंदर यही होता है, दो प्लेन आपको लेने हैं और जो बचा हुआ प्लेन है उसके सामने लिख देना है, ये इसकी ट्रिक है। और समांतर अक्षों की परिमेय के अंदर क्या हो जाएगा, I = IG, ये तो ज्योमेट्रिकल वाला, प्लस MD² जितनी भी दूरी पर है, तो इसका ज्योमेट्री वाला जो जड़त्वाघूर्ण है वो लिखेंगे, और इसका ये वाला जो जिस दूरी पर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, MD², ठीक। जड़त्वाघूर्ण रिंग का जड़त्वाघूर्ण या फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, MR²। और अगर अपन बात करें डायमीटर के अराउंड या फिर व्यास के परितः, तो अपन क्या बोलेंगे, MR²/2, मतलब 1/2 हो जाएगा। अगर डिस्क और फ्लाई व्हील का दे रखा हो, ध्यान रखना ये फ्लाई व्हील वाला एग्जाम में आ चुका है और डिस्क का भी आ चुका है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, ½ हो जाएगा, मतलब MR²/2 अगर परपेंडिकुलर पूछे तो, ठीक है। और अगर डायमीटर के लिए पूछ ले तो फिर MR²/4, या फिर व्यास के परितः पूछेगा तो MR²/4। अगर सॉलिड स्फीयर दे रखा है तो उसका आई सेंटर कितना हो जाएगा, 2/5 MR²। और अगर टेंजेंशियल पूछे, स्पर्श रेखीय पूछे तो 7/5 MR²। अगर होलो स्फीयर दे रखा है और अगर उसका सेंटर से ये पूछेगा तो 2/3 MR²। और अगर टेंजेंशियल पूछेगा तो 5/3 MR²। अगर रोड आपको दे रखी है उसने, और मान लो ये है आपका I1 इसके अराउंड और ये है इसका I2 इसके अराउंड, ये तो क्या है इसका एक एंड, और ये क्या है बीच में किसी दूरी पे, मान लो एक दूसरे से L/2 दूरी पे है, ठीक है। तो I1 आपका कितना हो जाएगा, ML²/12, और I2 कितना हो जाएगा, ML²/3, मतलब ये एक सिरे पे हो गया, ठीक है, एक सिरे पे या एक एंड पे हो गया, और ये कितना हो गया, ये मिड में हो गया। तो मिड में हमेशा कितना आएगा आपका, ML²/12, और एक एंड पे कितना आएगा, एक सिरे पे कितना आएगा, ML²/3। अब देखो, मान लो कोई रोड थी, रोड को उसने तोड़ मरोड़ के और उसको किसी एंगल पर मोड़ा दिया इस तरीके से, और बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा। अब आपसे पूछेगा बताओ इसका आई कितना होगा, ये PYQ में आ चुका है, ध्यान से
उसको कर लेना। तो वो कितना होगा, तो आई आई ही रहेगा। ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने उसको मोड़ के कितने थीटा पे घुमा दिया, भले 32 डिग्री पे घुमाओ, 50 डिग्री पे घुमाओ, डजेंट मैटर, उसका जड़त्व गुण उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा, तो रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 होता है। डिस्क के लिए कितना होता है 0.5, सेमी सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है 0.4, और होलो स्फीयर के लिए कितना 0.6। मतलब सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, अपनी रिंग के लिए, और सबसे कम किसके लिए होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है। ठीक, अब मान लो कोई आपका इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, वो जो गति कर रही है, यहाँ पे मोमेंट कर रही है, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है साथ में, ये जो डॉट डॉट मैंने बना रखे हैं क्या है, फ्रिक्शन। तो बताओ उसका म्यू कितना होगा, तो म्यू का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल देन टेन थीटा इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब जो आपको देगा, डिस्क देगा, सेमी सर्कुलर ये सॉलिड स्फीयर देगा या फिर होलो स्फीयर देगा, उसका के स्क्वायर अपने आर स्क्वायर अपन यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे पुट करना है जो थीटा दे रखा होगा यहाँ पे, वो थीटा पुट करना है, तो आपका म्यू निकल आएगा कि उसका म्यू कितना है वहाँ पे उस सरफेस का। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे, जी साइन थीटा। नॉर्मली तो अपन क्या लिखते हैं, जी साइन थीटा ही लिखते हैं ना। अगर किसी को ड्रॉप करते हैं तो वो क्या अपना क्या आएगा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो अपना क्या आता है नॉर्मली, जी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, अगर वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछे तो आपको क्या लिखना है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों के लिए है, एक तो ये गति के लिए और ये घूमने के लिए। मतलब कोई बॉल मान लो गिर रही है, कोई जैसे कि मान लो कोई बॉल चल रही है तो वो घूमती भी है और साथ में आगे भी गति करती है, इस तरीके से घूम भी रही है और आगे भी गति कर रही है, तो भी आएगी। तो लीनियर के लिए अपन लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और जो कोणीय है या फिर एंगुलर है उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि बॉल को जब आप गिराओगे या फिर फेंकोगे तो वो दोनों तरह की गतियाँ करती है, लीनियर मोशन भी करती है और साथ में वो एंगुलर मोशन भी करती है। तो वो घूमते हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको कॉमन लोगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आप इसको कॉमन लोगे तो आपके पास एक और फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाएगा, क्या होगा वो, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको डायरेक्ट भी दे सकता है इन दोनों की वैल्यू, तो आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। और नहीं देगा तो ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आपको पता होगा, क्योंकि वो कोई ना कोई नाम आपको देगा, चकती गोला या फिर बेलन या फिर सॉलिड स्फीयर्स, होलो स्फीयर, जो भी आपको नाम देगा उसका के स्क्वायर अपॉन स्क्वायर आपको पुट करना है। वेलोसिटी पुट करनी है तो आपको के टोटल निकल के आ जाएगी। ठीक है, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन दे, मतलब बिना फिसले लौटनी गति अगर वो करवा रहा है कहाँ पर, इंक्लाइन प्लेन पे होती है। तो मान लो एक बॉल है तो रोल होती हुई यहाँ तक जाएगी। तो अगर वो आपसे हाइट पूछ ले, मान लो उसने आपको थीटा दे रखा है, लेंथ दे रखी है, और वो बोले कि बताओ इसकी हाइट कितनी है ना, इस इंक्लाइन प्लेन की, तो आप हाइट बता सकते हो कितनी, एच इक्वल टू एल साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना, आपकी हाइट आ जाएगी। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे, ठीक है, अगर मान लो उसने आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी तो काइनेटिक एनर्जी को आप एम के इक्वल कर दोगे, या फिर उसने वेलोसिटी दे रखी है और कोई नाम दे रखा है कि वो सॉलिड स्फीयर है या फिर डिस्क है या रिंग है, तो भी आप हाइट निकाल सकते हो, क्योंकि मास उसका दिया होगा, जी अपन को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे, 1 प्लस के स्क्वायर अपन की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास तब भी एच आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन PYQ में बहुत बार पूछा जाता है, आपको वो ये सब की वैल्यू दे देता है और हाइट पूछता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि सबसे पहले नीचे कौन पहुँचेगा, तो रिंग पहुंचेगी, डिस्क पहुंचेगी या फिर सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। तो ध्यान रखना, जिसका के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर जितना कम होता है ना, जितना लीस्ट होता है, मतलब जितना कम होता है, वो सबसे पहले पहुंचता है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सेमी, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, फिर डिस्क पहुंचेगी, फिर रिंग पहुंचेगी। मतलब रिंग पहुंचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगी। और ये मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, टाइम का ऑर्डर लिख रखा है कि टाइम सबसे ज़्यादा, कि रिंग सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिंग सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, उससे कम टाइम डिस्क ले रही है और सबसे कम टाइम सॉलिड स्फीयर ले रहा है। तो सबसे पहले नीचे कौन पहुँचेगा, सॉलिड स्फीयर। तो टोटल 31 फॉर्मूलों के अंदर आपका पूरा रोटेशनल मोशन कवर हो जाता है। अपन ने टोटल 31 फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। चलो बाय। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।